बद्री जी थोड़ा सा सुन लीजिए, धैर्य रखिए। आप ये सटायर और वो भी Just coming to it. Satire. गाना क्या सटायर कर रहे हैं, सुन लीजिए भाई। आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है सभी लोगों का क्लास में। एक बार बता दीजिएगा आवाज अच्छे से आ रही है और अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। मोनी कुमारी, विशाल, विकास, अमन, अंजलि, राकेश, विवेक, सुजीत। चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, थोड़ा ठंड है, इसके कारण आधे घंटे लेट से क्लास स्टार्ट हुआ। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। हम लोग बेसिकली क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का इतिहास, और आज के चैप्टर में हम लोगों का है आधुनिक बिहार का इतिहास। तो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे एंशिएंट को 2 पार्ट में किया था, वैसे ही हम लोग मॉडर्न को 2 पार्ट में करेंगे, और मॉडर्न को पढ़ना चाहेंगे अच्छे से, बिकॉज मॉडर्न से ही सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, स्पेशली जब बिहार स्पेशल हिस्ट्री की बात आती है तब। क्योंकि एंशिएंट से जो पूछे जाएंगे तो वो लगेगा नहीं कि बिहार का है। लाइक अगर आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के बारे में, तो आपको लगेगा ये तो नॉर्मल हिस्ट्री है, ये बिहार थोड़ी है। क्योंकि गौतम बुद्ध इस तरह से हैं कि वो भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण पार्ट है। मौर्यन डायनेस्टी से क्वेश्चन आएगा तो लगेगा कि नहीं, ये तो मतलब बिहार का नहीं, ये तो पूरे इंडिया का हिस्ट्री का पार्ट रहा है, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। तो इसलिए वो ऐसा फील होता है। बट यहां पे आपको जब क्वेश्चन आते हैं तो लगता है स्पेसिफिक बिहार से क्वेश्चन आया है, तो इसलिए यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर 10 टोटल बिहार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 3 से 4 तो जरूर यहां से पूछ ही लिए जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो इस लिहाज से ये बिहार का करेंट मैं नहीं पढ़ाता हूं, इसलिए करेंट तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि करेंट पढ़ाना मैंने वर्षों पहले छोड़ दिया है, तो मैं अभी करेंट से जुड़ा हुआ नहीं हूं ज्यादा। फिलहाल अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी चलते हैं कि इंडिया में क्या हुआ था। अगर वो पता है तो मॉडर्न हिस्ट्री इजीली समझ में आ जाएगा। तो इंडिया में क्या हुआ था? इंडिया में ये हुआ था बेसिकली हाँ, मेंस तक रहेगा, जीत में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होगा, जैसे इंडियन हिस्ट्री आगे बढ़ता है उसी तरह से बिहार का हिस्ट्री भी आगे बढ़ेगा। यूरोपियन कंपनी का जो आगमन हुआ, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, और उस एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज के दौरान बिहार का कैसा सिनारियो रहा, सबसे पहले वो देखेंगे। देन यूरोपीय कंपनियों का विरोध होता है बंगाल में, तो बंगाल का जो सिनारियो था, पलासी का बैटल, बक्सर का बैटल, उसको थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर भारत में कुछ क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, जनजातियों द्वारा किया जाता है। बाद में आप देखेंगे कि किसानों द्वारा भी ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह किए जाते हैं। तो वहां पर बिहार ने क्या कंट्रीब्यूट किया, बिहार का क्या रोल रहा, उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा 1857 भारत का एक महत्वपूर्ण क्रांति था, और 1857 के रिवोल्ट में बिहार का क्या योगदान रहा, स्पेशली बाबू कुंवर सिंह के रोल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी पीर अली के रोल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट आते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, नेशनल मूवमेंट एंड बिहार, यानी भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए उसमें बिहार का क्या रोल रहा। जैसे गांधी जी का जितना भी आंदोलन रहा, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो, भारत छोड़ो हो, इन सब जगहों पर क्या रोल रहा। कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसमें बिहार का क्या रोल रहा। और एक हम लोग पढ़ते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में क्या पढ़ते हैं, स्वदेशी मूवमेंट में पढ़ते हैं कि कैसे बंगाल का डिवीजन कर्जन ने किया था 1905 में, और उस डिवीजन को रोकने के लिए, उस डिवीजन के एगेंस्ट में एक आंदोलन चलाया गया था जिसको स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं, और उसके बाद एक बिहार का निर्माण हो गया था। तो उसको हम लोग कहते हैं सेपरेट बिहार का जो निर्माण हुआ था, उसको लेकर के कुछ फैक्ट्स और कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। जब हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में तो वहां हम क्या पढ़ते हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी यूरोपीय कंपनी जब भारत में आए तो क्या सिनारियो था, कैसे आए, कैसे वो चीजें भारत में एस्टेब्लिश हुई, तो उससे लेकर के बिहार को क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग भारत में क्या पढ़ते हैं और बिहार में क्या पढ़ने वाले हैं। तो भारत में अगर हम लोग थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो भारत में ये पढ़ते हैं कि भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों में इस तरह से वास्को डी गामा पहुंचा था और कालीकट बंदरगाह केरल में पहुंचा था, और 1498 में वो यहां आया और इसने यहां पर 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चि में स्थापित की। और इस तरह से भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली था, और पुर्तगालियों को देखते हुए बाद में इंडोनेशिया क्षेत्र में व्यापार करने वाली एक संस्था जो है वो भारत पहुंचती है, जिसको हम लोग कहते हैं डच। ये जो है यहां पर भारत में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, और इन्होंने 1602 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और ये भारत में पहुंच गए थे। तीसरे नंबर पर यहां से ब्रिटिश आते हैं सूरत में, और ब्रिटिश क्या करते हैं, तो ब्रिटिश जब भारत आते हैं तो ये 1608 में पहली बार पहुंचते हैं। हालांकि कंपनी की स्थापना जो है पहले ही हुई थी, और 1608 में इन्होंने सूरत में एक टेम्पोररी फैक्ट्री बनाई थी। इनको देखते हुए इधर साउथ में फिर एक तमिलनाडु के क्षेत्र में आते हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र में आते हैं डेनिश जो है ये 1616 में फैक्ट्री स्थापित हुई थी, और 1620 में आकर के इन्होंने पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की थी ट्रांकेबर में, और इन्होंने डचों ने मसूलीपट्टनम आंध्रा के क्षेत्र में स्थापित किया था। और फिर यहां पर फ्रांसीसी भी सूरत में ही पहुंचते हैं, और ये पहुंचते हैं कब, तो 1667 में पहुंचते हैं और अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में यहां पर स्थापित करते हैं। और जबकि इनकी कंपनी कब बनी थी, तो इन सब की कंपनी कब बनी थी ये क्वेश्चन भी आता है। तो पुर्तगाली कंपनी जो है वो 1498 ही मान लिया जाता है। ब्रिटिश कंपनी की बात करें तो 1600 ईस्वी माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी की बात करें तो 1664 इनके स्थापना का समय माना जाता है। उसी तरह से डेनिश की बात करें तो 1616 में इन्होंने कंपनी स्थापित किया था, और डच की बात करें तो इसका माना जाता है कि 1602 में इन्होंने कंपनी स्थापित की थी। हालांकि भारत आने का टाइम फिक्स नहीं है, कहा जाता है कि 1595 से लेकर 1602 के बीच में वो भारत आ गए थे। तो इस तरह से ये भारत में सिनारियो था, ये कंपनियां आ रही थी। कंपनियां क्यों आती थी, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कंपनियां इसलिए आती थी क्योंकि एक चीज सिस्टम होता है व्यापार, और व्यापार में क्या होता है, एक जगह से कोई वस्तु खरीद के हम ले जाते हैं और दूसरे जगह पर उसी वस्तु को बेच देते हैं। तो इस बीच में क्या होता है, यहां 10 रुपए में खरीदा और यहां 20 रुपए में बेचा, तो जो बीच में 10 रुपए बच गए वो व्यापारी को मुनाफा हो जाता है। और बस इसी काम को करने के लिए ये कंपनियां भारत आई थी कि चूंकि यूरोप में, अब यूरोप क्या है, यूरोप आप देखते हैं आज भी मैप में देखते हैं और टीवी पे देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, तो ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश होने के कारण क्या होता है, बर्फ वगैरह ज्यादा गिरती है, मौसम और भारतीय मौसम में बहुत अंतर है, तो वहां कोल्ड वेदर है। तो कोल्ड वेदर है तो उसका नतीजा क्या होता है, वहां पे वैसे उत्पाद नहीं है, वैसे वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है जो इंडिया में होता है। तो वैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की डिमांड वहां थी, लाइक गरम मसाला, सूती कपड़ा, क्योंकि कपास जो है वो काली मिट्टी में होगा और गर्म प्रदेशों में होगा, वहां नहीं हो रहा था। तो वो भारत आए थे कि यहां से खरीदेंगे और ले जाके यूरोप के बाजार में बेचेंगे और बीच में लाभ कमाएंगे। तो ये ही करने के लिए सारे कंपनी आए।
ये कंपनियां नहीं चाहती थी कि दूसरी कंपनियां आए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा तो लाभ घट जाएगा। वही होता है कि एक ही तरह की चीजें ज्यादातर लोग बेचने लगते हैं, तो कंपटीशन को कम करने के लिए, कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए रेट कम करना पड़ता है। तो ये जो कंपनियां थी ये नहीं चाहते थे कि दूसरी कंपनियां आए। इसी कारण से आपको कई बार ये पढ़ा होगा कि ये कंपनियां आपस में लड़ती हुई दिखाई देती हैं। और तीसरा क्या हुआ कि धीरे धीरे ये कंपनियां आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे को साइड करने लगी और ब्रिटिश कंपनी अकेले बच गई और बाकी सारे कंपनियों को उसने साइड कर दिया। क्यों कर दिया? कंपटीशन को कम करने के लिए और अपने फायदे को बढ़ाने के लिए। अब वो क्या करते हैं कि भारत में व्यापार कर रहे थे तो उनको फील हुआ कि अगर हम 10 रुपए में खरीद के ले जाते हैं और 20 रुपए में बेचते हैं तो हमको 10 रुपए फायदा होता है। यदि हम इस पर कब्जा ही कर ले, ये बंगाल का इलाका है, यदि हम इसको कब्जा ही कर लें तो हम यहां अपने मनमाने दाम से खरीद सकेंगे और मनमाने तरीके से बेच सकेंगे। नतीजा क्या होगा? हम 10 रुपए की जगह 5 रुपए में ही खरीद लेंगे या छीन लेंगे एक तरह से कहिए, और फिर ले जाके इसको बाजार में बेच देंगे तो फायदा मेरा बढ़ करके क्या हो जाएगा? 15 रुपए हो जाएगा। तो इसी को करने के लिए स्पेशली ब्रिटिश ने पहले तो अपने जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी उनको भगाया उन्होंने कि नहीं नहीं तुम यहां नहीं रह सकते हो। और आप पढ़ते हैं कि डचों के साथ जो है वेदरा का युद्ध हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ वांडीवास का युद्ध हुआ था, डेनिश कंपनी को उसने खरीद लिया था और इस तरह से उसने लगभग सारे जो विदेशी कंपनी थे उसको साइड कर दिया और फाइनली वह जो है भारत में स्थापित हो गया और धीरे धीरे वो सभी राज्यों को जीतना शुरू करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बंगाल में पलासी और बक्सर का बैटल करके वो जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम अगर यहां टिक जाएंगे तो हमारा जो मुनाफा है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा और पूरा का पूरा जो कंपनी का उद्देश्य है वो मुनाफा पर ही है। तो पूरा जो टारगेट था वो यही था कि इस मुनाफे को कैसे हम बढ़ा ले, कैसे बेहतर कर ले, और इसी उद्देश्य से उसने ये सारा कुछ किया। अब इस क्रम में शुरुआती दौर में जब वो आए थे तो उन्होंने क्या किया? अपने शुरुआती दौर में जो फैक्ट्री थी उसको सीमित रखा। जैसे मान लिया विदेश में उनका डिमांड है वस्तुओं का, तो ये क्या करते थे कि ये सारे जो फैक्ट्री हैं ये समुद्री तटों पर बनाते थे। क्यों? क्योंकि समुद्री तटों पर बनाने से क्या फायदा होता था? यहां पे जहाज वो लगा पाते थे और जहाज लगा हुआ है, सारे जगह से सामान खरीद खरीद के लाए और जहाज पे रखे और यहां से यूरोप भेज दिए और इस तरह से वो मुनाफा कमाते थे। तो इसलिए ये जितने भी आपने स्टार्टिंग में सुने होंगे फैक्ट्री मींस एक तरह का वेयर हाउस, गोडाउन वो बनाते थे। फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री नहीं होता था, गोडाउन होता था। गोडाउन में क्या करते थे? वो एक तरह का एक सुरक्षित किला जैसा बनाते थे, एक सुरक्षित क्षेत्र बनाते थे जिसमें सेना वोना रहता था चारों तरफ से दीवार वगैरह घेर के, और ये लोग आसपास के जगह से जाके सामान खरीद ला करके यहां पर इकट्ठा कर रहे होते। इसी में वो अपने सैनिकों के रहने का, अधिकारियों के रहने का जगह बना लेते थे, गोडाउन बना लेते थे। और फिर जब अच्छा खासा माल इकट्ठा हो जाता था तो इस माल को ले जाके जहाज पे डाल देते थे और यूरोप भेज देते थे। तो इसी को कहा जाता है फैक्ट्री। तो शुरू में उन्होंने फैक्ट्री कहां बनाया? समुद्री तटों के किनारे। क्यों? क्योंकि इजी था समुद्रों में व्यापार करना। देन यहां से उनको आइडिया आया कि अगर समुद्र में हम कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? भारत में बहुत सारी नदियां हैं तो क्यों ना हम नदियों के किनारे भी जाकर के बना लें और फिर नदी के माध्यम से जहाज को यहां लाएं और फिर यहां से हम इधर ले जाएं। इसी क्रम में उन्होंने गंगा नदी के किनारे बनाना शुरू किया। उन्होंने पहले तो कलकत्ता के क्षेत्र में यहां पे हुगली के किनारे बनाया और फिर हुगली चूंकि पहले इधर बिहार में किस नाम से जाना जाती है? गंगा नदी के नाम से जाना जाती है। और इस गंगा नदी में जाकर के उसने फैक्ट्री बनाना शुरू किया और इसी क्रम में स्टार्ट होता है बिहार में फैक्ट्री बनना। तो बिहार में जो फैक्ट्री बने वो गंगा नदी के किनारे बने और जिस तरह से ये कंपनियां भारत आई थी उसी तरह से ये लोग बिहार में जाकर के व्यापार करना शुरू करते हैं सेम पैटर्न पे। तो इसी को थोड़ा सा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? मेन कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो बाकी फैक्ट याद रखना है कि कौन आया था, कब आया था, पहले कौन आया था, किसने पहले फैक्ट्री बनाई थी, इस तरह। सबसे पहले बात करते हैं भारत में आने वाली कंपनी पुर्तगाल की। तो पुर्तगाली जो थे वो क्या किए? उन्होंने, पुर्तगीज ने किया क्या? तो बिहार में आने वाला सबसे पहला जो यूरोपियन था वो पुर्तगाली थे। बिकॉज सबसे पहले 1498 में भारत आ गया था तो घूमते फिरते ये लोग बिहार भी आए थे। लेकिन बिहार आकर के इन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं बनाई, बस जहाज से, नाव से आते थे, कुछ कुछ सामान खरीद के नाव पे रख के लेके चले जाते थे। ये बिहार में फैक्ट्री के रूप में एस्टेब्लिश नहीं थे, यानी व्यापारी के तौर पे आए, घूम घूम के सामान खरीदा, नाव पे रखा और लेके चले गए। तो बिहार आने वाला सबसे पहला जो विदेशी था, यूरोपीय था, ये वही थे।
ये हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे और पटना में जो मिलने वाली कुछ चीजें थी, सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले, इन सब चीजों को वो क्या करते थे, परचेज कर लेते थे और ले जाकर के वो जहाज से ले जाते थे हुगली, और हुगली में इनकी फैक्ट्री थी तो वहां से फिर व्यापार करते थे। सेकंड, बिहार में आने वाला जो दूसरा जो विदेशी था वो थे डच। डच को होलैंड कहा जाता था और वर्तमान समय में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, नाम कई बार बदले। तो ये भी बिहार आए सेम पैटर्न से, लेकिन इनको लगा कि बिहार में पोटेंशियल है, बिहार में हम ज्यादा से ज्यादा माल खरीद सकते हैं, तो इन्होंने फैक्ट्री बनाने की सोची और इस तरह से इनको बिहार में फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने बिहार में स्थापित की, गंगा नदी के किनारे। अब गंगा नदी के किनारे मतलब क्या, तो गंगा नदी के किनारे का मतलब यह हुआ कि अगर आप बिहार का मैप देखें थोड़ा सा, इसीलिए मैंने ज्योग्राफी में मैप अच्छे से बताया था, क्योंकि हर जगह मैप का यूज हो जाएगा आपको, और थोड़ा दिमाग लगाइए तो याद हो जाएगा। तो मैप के किनारे में यहां से आपका बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, फिर यहां आता है पटना। तो पटना में अगर आप देखेंगे तो पटना इस तरह से शहर बसा हुआ है, यानी इस दक्षिणी क्षेत्र में गंगा के तट पे पटना है पूरा। अगर देखेंगे तो मनेर से शुरू हो जाता है, दानापुर मनेर का इलाका है, और वहां से लेकर के मोकामा तक का जो पूरा इलाका है वो पटना का सटा हुआ है गंगा नदी के किनारे। तो इस गंगा नदी के किनारे बहुत सारे ऑप्शन थे, तो किसी ने यहां पटना के बीच सेंटर में, किसी ने थोड़ा पटना के आगे, और इस तरह से पटना नदी के किनारे इन्होंने फैक्ट्री बनाया और पटना में गंगा नदी के किनारे बनाए। जैसे पटना में सबसे पहले जो गायघाट से भी पहले पटना कॉलेज है, गांधी मैदान का इलाका है, वहां पर सबसे पहली बार फैक्ट्री बनाया किसने, 1632 में डचों ने बनाया, और डचों ने पटना में बनाया, जो वर्तमान में पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है। ये अभी भी वो बिल्डिंग दिखती है और वो डच आर्किटेक्ट का हिस्सा है, तो इन्होंने सबसे पहले बनाया। देन उसके बाद उसके आगे जो है, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जो अभी वर्तमान में गायघाट है, और गायघाट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहां पे गुलजार बाग है, और वहां पर जो फैक्ट्री बनाया गया वो बनाया ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने बनाया। फिर उसी से थोड़ा सा आगे नेपाली कोठी, वहां पर बनाया डेनिस ने अपनी फैक्ट्री बनाई। तो इस तरह से इन लोगों ने अपने अपने फैक्ट्री बनाए। फैक्ट्री बना के क्या करते थे, तो बिहार का जो ये सामान है, इन सामान को इकट्ठा करते थे और फिर उसको जहाज पे रख के और लेके चले जाते थे। तो इस तरह से ये फैक्ट्री बनाना और फैक्ट्री पर सामान रख करके ले जाना। तो डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और वास्तविक रूप से कह सकते हैं सफलतापूर्वक बिहार में पहली फैक्ट्री बनाने का जो कह सकते हैं कि सफलता मिली, वो डचों को मिली। ठीक है, तो डच 1632, और ये मुझे लगता है कि बीपीएससी ने 3-4 बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, VVI हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं। तो अंग्रेज भारत के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे थे, इस दौरान वो बिहार भी आ गए थे। उन्होंने बिहार में शुरू में फैक्ट्री बनाने की कोशिश की। कब कोशिश की, 1920 में। पटना के आलमगंज में इन्होंने कोशिश की, लेकिन 1921 में ही वो बंद हो गया, यानी वो अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो यानी ट्राई तो इसने डचों से पहले ही किया था, लेकिन ये फेल हो गए थे। इनको लगा कि उतना पोटेंशियल नहीं लग रहा है, दिक्कत हो रही है, छोड़ो, रहने दो। तो इन्होंने छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि 1632 में फैक्ट्री बनाई किसने, डच ने। और डचों ने जब ये फैक्ट्री बनाई तो इसी समय एक यूरोपीय यानी ब्रिटिश यात्री था जिसका नाम था पीटर मुंडी। ये क्वेश्चन आ सकता है, पीटर मुंडी। और पीटर मुंडी इसी साल पटना घूमने आया। तो जब पटना घूमने आया तो उसने देखा कि अरे यहां तो अच्छा खासा स्कोप है कह सकते हैं व्यापार का, और उसने ब्रिटेन को बताया कि अरे आप लोग गलत कर रहे हैं, पटना में आप खोलिए, फैक्ट्री खोलिए, बहुत अच्छा स्कोप है, अभी अभी डच खोला है। तो इनकी बातें लोगों ने सुनी और कहा कि ठीक है, हम लोग पहले देख लेते हैं कैसा चलता है डच वाले का, तो फिर हम लोग खोलेंगे। एंड देन लास्टली इनके सुझाव पर थोड़ा देर से ही सही 1651 में इन्होंने यहां पर फैक्ट्री क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। और ये जो फैक्ट्री 1651 में उन्होंने स्थापित किया, ये गुलजार बाग पटना में स्थापित है। और गुलजार बाग पटना में जब जाएंगे तो वहां पर एक सर्वेक्षण कार्यालय है अभी गवर्नमेंट का। ये सर्वेक्षण कार्यालय ही पहले ब्रिटिश फैक्ट्री हुआ करती थी। और चूंकि इस फैक्ट्री में इंग्लैंड वाले लोग क्या करते थे, तो इंग्लैंड वाले लोग सबसे ज्यादा टारगेट करते थे बिहार से मिलने वाले अफीम को। अफीम क्या होता है, तो अफीम एक प्रकार का नशा उत्पाद होता है।
और इस उत्पादन में बिहार उस समय सबसे अच्छा अफीम उत्पादित करता था। तो इसीलिए ये जो इनकी फैक्ट्री थी ना, इसको कहा जाता था अफीम कोठी, यानी अफीम कोठी यानी वह अफीम केंद्र जहां पे अफीम रखा जाता था स्टोर करके। तो इस तरह से इन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट किया अफीम को। और यही क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ दिया कि ब्रिटिश बिहार से सबसे ज्यादा क्या प्राप्त करना चाहते थे। तो ये बेसिकली बिहार से क्या प्राप्त करना चाहते थे, तो सबसे ज्यादा अफीम को टारगेट करते थे और अफीम के व्यापार पर ही सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया। तो इस तरह से ये 2-3 फैक्ट है ब्रिटिश के रिलेटेड। पहला हो गया कि सबसे पहली बार ट्राई कब किया, तो 1920-21 में। सफलता कब मिली, 1651 में, जब उन्होंने बेसिक रूप से कब स्थापित किए, कहां स्थापित किया, तो 1651 में गुलजारबाग पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। किस उद्देश्य से स्थापित किया, तो भारत में बिहार में व्यापार करने के लिए। सबसे ज्यादा फोकस किस आइटम पे किया, अफीम पे किया। कौन से पत्रकार या कौन सा यात्री था जिसने सुझाव दिया था कि स्थापित कीजिए, पीटर मुंडी। कब आया था बिहार पीटर मुंडी, 1632। ठीक है, तो ये कुछ फेमस फैक्ट्स हैं जिसको ध्यान रखना है। उसका डेन मतलब डेनिस। डेनिस जो है ये बिहार आया और डेनिस बिहार आता है और इसने 1774 यानी काफी बाद, लगभग 125 साल बाद, इसने पटना सिटी का ही नेपाली कोठी क्षेत्र है वहां पर एक अपनी फैक्ट्री स्थापित की। हालांकि ये ज्यादा सफल नहीं हुए थे क्योंकि डेनिस भारत में ज्यादा व्यापारिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इन्होंने भी अपनी फैक्ट्री बनाई। फ्रांसीसी नहीं बनाए थे, फ्रांसीसियों का यहां फैक्ट्री नहीं था, पुर्तगालियों का यहां फैक्ट्री नहीं था। इन तीनों ने अपनी फैक्ट्री बनाने की कोशिश की थी। अब यहां से व्यापार शुरू हुआ। अब व्यापार शुरू हुआ तो धीरे धीरे भारत में क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वो हावी हो गए इंडिया पर। और इंडिया पे हावी होने का नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। अब ये जीतना कैसे शुरू किया, थोड़ा सा इसको समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा था। ये भारतीय क्षेत्र की चर्चा करते हैं जो अभी है। इसमें बांग्लादेश को भी ऐड कर लेते हैं, इसमें पाकिस्तान को भी ऐड कर लेते। तो ये जो भारतीय क्षेत्र उस समय था, तो यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने व्यापारिक रूप से अपने आप को ब्रिटिश ने बहुत मजबूत किया। उन्होंने क्या किया कि ये जो बंगाल का क्षेत्र था, इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये सब मिला हुआ एक क्षेत्र हुआ करता था जिसको कहा जाता था बंगाल। और बंगाल किसके अधीन हुआ करते थे, तो दिल्ली में बैठे हुए मुगल के अधीन होते थे और मुगल का ही इस पर शासन हुआ करता था। कब से हो रहा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था 1576, जब अकबर ने बिहार पर क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। उस टाइम से बिहार और बंगाल का क्षेत्र किसके अधीन था, तो अकबर के अंडर में था, यानी मुगलों के अंडर में वो क्षेत्र चला गया था। अब क्या हुआ इसको समझिए। तो यहां से जब तक मजबूत राजा था, अकबर, जहांगीर या शाहजहां था या हम लोग कहें कि औरंगजेब था, तब तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन जैसे ही मुगल का कंट्रोल थोड़ा कमजोर हुआ, कमजोर मुगल शासक आए, तो उनके समय में सारे राज्य थोड़े से विचलित होने लगे कि हम थोड़ा अपना देख लेते हैं, हम थोड़ा अपना देख लेते हैं। तो इसी क्रम में मुगल शासक में से एक आता है जिसका नाम है, आपने पढ़ा होगा, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर आया और फर्रुखशियर जो है ये आता है तो थोड़ा कमजोर था। इसको लगा कि हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसने दो तरीके से इसने एक डिसीजन दे दिया 1717 में। एक तरफ उसने क्या किया, 1717 में यहां पर एक सूबेदार को भेज दिया कि तुम जाओ पूरा बंगाल को देखो और वहां से टैक्स कलेक्शन करके हमको भेजना। तो वह कौन था, मुर्शीद कुली खां। यानी किसको भेजा वहां पे टैक्स कलेक्शन करने के लिए, तो मुर्शीद कुली खां को भेजा। और दूसरी तरफ उसने 1717 में क्या किया, शाही फरमान दे दिया। और शाही फरमान किसको दिया, तो शाही फरमान दिया अंग्रेजों को। और अंग्रेजों को शाही फरमान में क्या मिला, तो शाही फरमान में अंग्रेजों को मिला कि 3000 के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार, बंगाल में मुक्त व्यापार। और इस तरह से एक तरफ उसने अंग्रेजों को फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी और दूसरी तरफ उसने मुर्शीद कुली खां को कहा कि सारा प्रशासन देखो और टैक्स भी कलेक्ट करके दो।
तो यहां पर अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि समय समय पर कंपनी और नवाब में झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो कंपनी और नवाब हमेशा लगता था कि आपस में क्या होने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। और इस तरह से देखा जाए तो यहां पर जो पॉइंट्स थे वो दो तरह के हो गए। एक तरफ हो गया कि नवाब जो है उनका राइट्स है और एक तरफ जो है कंपनी का राइट्स है। तो यहां पर ये झगड़े का जो है सिनारियो बना, नवाब और कंपनी के बीच में कभी भी झगड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इस बंगाल वाले क्षेत्र में यह सिचुएशन क्रिएट हुआ और अंततः 1757 और 1764 पलासी का बैटल और बक्सर का बैटल, ये दो ऐसी लड़ाइयां हुई जिसके बाद कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और पहला राज्य बन गया पूरे भारत का जिसको सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी ने जीत लिया। यानी इससे पहले किसी भी विदेशी कंपनी ने किसी राज्य को नहीं जीता था। यह पहला अवसर था जब किसी विदेशी कंपनी ने या ब्रिटिश कंपनी ने भारत के किसी राज्य को जीता। इसको जीतने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। धीरे धीरे उन्होंने यहां बगल में ये हैदराबाद, यहां पर उस समय कर्नाटक यहां होता था, याद रखिएगा उस समय का कर्नाटक इधर था। और यहां पे कौन था, मैसूर था। यहां पर एक छोटा सा राज्य हुआ करता था त्रावणकोर। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक बड़ा सा राज्य हुआ करता था मराठा। यहां पर पंजाब के क्षेत्र में होते थे सिख, यहां पर यूपी के क्षेत्र में होते थे अवध, यहां हरियाणा के क्षेत्र में होते थे जाट, और इस तरह से मध्य प्रदेश वगैरह में भी मराठा ही थे। इस तरह से एक एक करके उसने सारे देश के राज्यों को जीत लिया। तो हमको बिहार पढ़ना है तो बिहार में हम सारे देश को जीता ये तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बंगाल जिसके अंतर्गत बिहार आता था इसको अंग्रेजों ने कैसे जीता इसकी चर्चा जरूर करेंगे। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक है, मैथ के क्लास को कंटिन्यू किया जाए सर। देखिए जो सिलेबस बताया गया था उतना तो जरूर पढ़ाया गया होगा, ऐसा नहीं है। 3 महीने के अंतर्गत बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई, 3-3, 4-4 क्लास कराए गए रोज। ऑलरेडी बहुत सारा चीज आपको पढ़ाया गया, पहले उसको तो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। दूसरे सब्जेक्ट पे दिमाग है इसका मतलब तो ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। ऐसे ही होता है लाइफ में, हम जिस समय जहां होते हैं वहां फोकस नहीं रहता है, दूसरे जगह रहता है। एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो एडीओ पे फोकस नहीं है, दिमाग में चल रहा होगा कि दरोगा बन जाए, और जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनको लग रहा है कि एडीओ बन जाए, और उस समय से लेकर के ऐसे ही चलता है। नतीजा क्या होगा कि पढ़ाई गया सब इधर उधर, खाली दिमाग में यही सब चलते रहेगा कि ये हो गया उधर नहीं हुआ, उधर हो गया इधर नहीं हुआ। जो कराया जा रहा है उसको सीरियसली ले और उसको थोड़ा सा पढ़े ध्यान से। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे, तो आते हैं सबसे पहले बंगाल में जो बिहार था, बंगाल बिहार और अंग्रेज ये रिलेशन कैसे क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले हमने बताया कि मुगल शासक फर्रुखशियर ने ये 1717 में क्या किया, अंग्रेजों के लिए फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को एक शाही फरमान दिया, और वो शाही फरमान जो है वो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों को शाही फरमान किसने दिया था और उसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया, और दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया, और उसने 1719 में उड़ीसा की भी सूबेदारी ले ली। यानी बंगाल बिहार उड़ीसा सबका सूबेदार कौन हो गया, मुर्शीद कुली खां हो गया। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो मैग्ना कार्टा है वो कंपनी को मिल गया, और यहां एक नवाब सूबेदार के रूप में भेज दिया गया। नॉर्मली हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे कि एक प्रचलन बन गया था कि मुगल दरबार का जो राजा का वंशज होगा वही सूबेदार बनेगा, लेकिन यहां वैसा नहीं हुआ, एक बाहरी व्यक्ति को यहां पर भेज दिया गया। ठीक है, मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन,
चूंकि मुर्शीद कुली खां का वो दामाद था, उसने जो है और किसी तरह से चीजों को ठीक से संभाला। 1727 से लेकर के उसने जो है 1739 तक अच्छे से शासन किया। और इस दौरान जब वो शासन कर रहा था तो उसे एक इंटरेस्ट आया कि बिहार जो है वो थोड़ा बड़ा इलाका है, यहां के लिए हम एक आदमी को रख देते हैं, क्योंकि हम बंगाल से पूरा बिहार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो यहां पर एक आदमी रख देते हैं जो बिहार और उड़ीसा का हमें टैक्स वसूल करके देगा। और उसके लिए उसने एक डिप्टी गवर्नर या उप सूबेदार को चुना, और वो कौन था? अलीवर्दी खां। तो 1733 में उसने डिप्टी गवर्नर के रूप में अलीवर्दी खां को चुना, जिसको उसने बिहार का उप सूबेदार बनाया। ठीक है, डिप्टी गवर्नर, सब गवर्नर, ठीक है, नायब सूबेदार, इस तरह से वर्ड यूज किए जाते हैं। तो इसको बनाया। और कल हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें लास्ट क्वेश्चन यही था कि क्या क्वेश्चन था कि अलीवर्दी खां को डिप्टी गवर्नर कब बनाया गया था बिहार का? तो कब बनाया गया था? 1733 में बनाया गया था। किसने बनाया? सुजाउद्दीन ने। किसको बनाया गया? अलीवर्दी खां को। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या हुआ यहां पे समझते हैं। हुआ ये कि मुर्शीद कुली खां जो बंगाल का पहला नवाब बन के आया था, वो 1717 से 1727 तक बंगाल के क्षेत्र को देखता रहा। सुजाउद्दीन उसका दामाद था, उसने 1727 से 1739 तक देखा। और इस बीच में उसने 1733 में एक आदमी को चुना जो उप सूबेदार के रूप में काम करेगा, जिसका नाम था अलीवर्दी खां। अब ये अलीवर्दी खां जो था ये बहुत ही चालाक आदमी था। जब तक सुजाउद्दीन था इसने खूब बढ़िया से सेवा की, पूरा राज्य को समझा बूझा, सारे परिस्थितियों को देखा। अब सुजाउद्दीन की मृत्यु होती है तो इसका बेटा आता है जिसका नाम है सरफराज खां। अब सरफराज खां जैसे ही 1739 में बना शासक, तो अलीवर्दी खां को लगा कि सरफराज खां तो दिन भर अफीम खा के पड़ा रहता है, ये उतना योग्य है नहीं, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। और इस बात का फायदा उठाते हुए 1740 में अलीवर्दी खां ने सरफराज खां पर हमला कर दिया। और जैसे ही सरफराज खां पे हमला किया तो ये सरफराज खां मारा गया और इसकी हत्या करके वो खुद ही बंगाल का नवाब बन गया अलीवर्दी खां। और 1740 में जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इसको कहा जाता है गीड़िया का युद्ध। ये कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, गीड़िया का युद्ध। ये क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 1740 में किस युद्ध द्वारा अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी प्राप्त की? कौन सा युद्ध होगा? गीड़िया। गीड़िया कहां है? बंगाल में। तो बंगाल में एक लड़ाई हुई, सरफराज खां मारा गया और अलीवर्दी खां बन गया बंगाल का नवाब। और इस तरह से उसने सरफराज खां को हटाकर गीड़िया के युद्ध में जीत दर्ज कर बंगाल का खुद को नवाब बना लिया। अब जब अलीवर्दी खां राजा बना तो इसके सामने एक चैलेंज था कि मुगलों ने तो भाई राजा चुना था इस सबको, इसके खानदान को, तुम बीच में कहां से घुस गए, तो कहीं मुगल नाराज ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अलीवर्दी खां ने क्या किया? मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता है, यह उस समय बेसिकली राजा था मुगलों का, यानी मुगल बादशाह था। तो इसने क्या किया? अलीवर्दी खां ने 2 करोड़ रुपए भेज दिए। किसको? मोहम्मद शाह को। अब मोहम्मद शाह रंगीला आदमी, 2 करोड़ रुपया टैक्स मिला, देख के खुश हो गया, बोला नहीं नहीं तुम ही राज करो, ये सब तो बेवकूफ था, तुम अच्छे आदमी लग रहे हो, तुमने अच्छा पैसा भेजा है। और इस तरह से मुगलों ने परमिशन दे दिया कि ठीक है तुम ही बंगाल पे राज करो। अलीवर्दी खां बहुत चालाक था, उसने एक बार 2 करोड़ भेजा और उसके बाद अगले 15 साल कुछ नहीं भेजा। बोला अब होगा तब ना भेजेंगे, भेज रहे हैं, हो रहा है, जमा कर रहे हैं, अभी घाटा लग गया, मुनाफा हो गया। और इस तरह से करके उसने टरका दिया। और शुरू में उसने भेज के क्या कर लिया? मुगलों से परमिशन ले ली ताकि मुगल से लड़ाई की नौबत न आए। और इस तरह से उसने चालाकी दिखाते हुए बंगाल के गद्दी पर अपने आप को स्थापित कर दिया। तो बंगाल में कौन आ गया? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां 1740 से 56 तक यहां पर शासक बना रहा। अब अली खां की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद आता है सिराजुद्दौला। अब यहां पर दिक्कत क्या था कि अलीवर्दी खां को कोई बेटा था नहीं, तो बेटा नहीं था तो उसने क्या किया? 3 बेटी थी। तीनों बेटी में जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका घर पटना था, उस बेटी के बेटे को यानी अपने नाती को उसने अपना गद्दी सौंपा, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो था उसको 1756 से 1757 इस पीरियड में उसे नवाब बनने का मौका मिला।
तो जैसे ही उस 1756 में उसकी मृत्यु हुई, सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। तो सिराजुद्दौला जो है वो नया नया युवक था, तो उसके जो मौसी थी, उसके मौसी के लड़के थे, वो सब पसंद नहीं करते थे इसको। इसके अलावा जो दरबारी लोग थे वो भी पसंद नहीं करता था कि नया नया लड़का आ गया, हमको आदेश देगा, अपने मन से चलेगा। तो ये सब सोच करके सिराजुद्दौला के बहुत सारे दुश्मन बन गए। जैसे मीर जाफर का नाम सुना होगा कि ये उसके दुश्मन थे। तो इस तरह के कई दुश्मन बन गए। अब सिराजुद्दौला जैसे ही यहां पर गद्दी पे बैठा तो अंग्रेजों को लगा कि राजा तो कमजोर आया है, नया नया आया है, चलो फटाफट किला बना लेते हैं। तो फ्रांसीसियों ने और अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, किला बनाना मतलब मजबूत दीवार जोड़ करके एक घेराबंदी करना शुरू कर दिया कि अगर कभी लड़ाई हो, हमको लड़ना पड़े तो हमको दुश्मन हरा ना पाए। इस तरह से उसने एक मजबूत किला बनाना शुरू कर दिया। और यह किला जब बना रहा था तो सिराजुद्दौला को यह एहसास हुआ कि कहीं यह मजबूत किला बना के बाद में हम ही से तो नहीं लड़ेगा, हम ही से लड़ लेगा और राजा को ही हटा देगा। तो किला बनाने से रोकना चाहिए। तो रोके कैसे? तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को कहा कि आप जो फोर्ट बना रहे हैं इसको रोक दीजिए, आप इसको नहीं बना सकते। तो फ्रांसीसियों ने तो रोक दिया, अंग्रेजों ने नहीं रोका। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई, हम तो चाहिए, हमको घर चाहिए, एक फैक्ट्री के लिए हमको जगह चाहिए, इसलिए हम बना रहे हैं। तो सिराजुद्दौला को यह बुरा लगा कि भाई हम एक नवाब होके कह रहे हैं कि नहीं बनाइए और फिर भी बना रहे हो, तो हम तो अब तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमसे लड़ेंगे। तो सिराजुद्दौला बड़ा जोश में आया और उसने यहां पर हमला कर दिया ब्रिटिश फोर्ट के, यानी ब्रिटिश किला जहां बन रहा था वहां गया, सबको मारा पीटा, सबको भगा दिया और जो लेबर मिस्त्री और जो ब्रिटिश लोग थे उस आसपास के, उस सबको पकड़ लिया। और कहा जाता है कि उसको पकड़ के लाके एक कमरे में बंद कर दिया। जो आपने सुना होगा कहानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा रूम जिसमें एक अंधेरे कमरे में लगभग 146 लोगों को बंद किया गया था और 123 व्यक्ति उसमें मारे गए थे। इस घटना को काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने इस काम को रोका और उसके बाद वो वहां से कुछ लोगों को पकड़ के लाया और एक कमरे में बंद किया। कमरे में बंद किया, कहा जाता है कि 18 बाई 14 फीट का ये कमरा था और इसमें 146 लोगों को बंद किया गया। किस तारीख को बंद किया गया? 20 जून 1756 को बंद किया गया। 21 जून को जब खोला तो 23 व्यक्ति जीवित निकले, 123 व्यक्ति मारे गए। अब इस घटना से अंग्रेज बहुत चिढ़ गए। हालांकि यह घटना हुई थी कि नहीं हुई थी अभी तक सस्पेंस है, क्योंकि इन घटनाओं का वर्णन केवल और केवल ब्रिटिश करते हैं। भारत का कोई लेखक इसकी चर्चा नहीं करता है। और ब्रिटिश का कौन सा लेखक करता है? तो हॉलवेल करता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना को किसने सबसे ज्यादा प्रचारित किया? तो कौन किया? हॉलवेल ने किया। और इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बदला लेने के उद्देश्य से कि सिराजुद्दौला ने मेरे इतने लोगों को मार दिया, इस उद्देश्य से उसने अपनी बड़ी सेना बुलाई। साउथ में बैठा हुआ, मद्रास के क्षेत्र में बैठा हुआ रॉबर्ट क्लाइव आया और रॉबर्ट क्लाइव आता है और अपनी सेना के साथ सिराजुद्दौला पर हमला करता है। सिराजुद्दौला सरेंडर कर देता है, हार मान जाता है। एक संधि होती है जिसका नाम है अलीनगर की संधि। कलकत्ता का पुराना नाम अलीनगर भी था और उसने संधि कर ली। और संधि के बाद यह तय हुआ कि कंपनी को किला बनाने की अनुमति मिलेगी, कंपनी को मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिलेगी, कंपनी को अपना सिक्का चलाने का भी परमिशन मिल जाएगा। और इस तरह से सिराजुद्दौला थोड़ा कमजोर पड़ गया। जब यहां पर सिराजुद्दौला हारा तो क्लाइव के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो हार सकता है तो क्या हम उसको हटा भी तो सकते हैं पूरे गद्दी से। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्लाइव ने, जो सिराजुद्दौला के विरोधी ग्रुप थे, उससे दोस्ती कर ली, उससे मदद लेनी शुरू की और एक प्लानिंग के तहत उसने 1785 का युद्ध लड़ा और जिसमें सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। और पहला ऐसा युद्ध या पहला ऐसी घटना जिसमें पूरी तरह से किसी नवाब को हटाकर अंग्रेजी कंपनी ने अपने आप को स्थापित किया, तो यह था प्लासी का बैटल। तो उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा अब देखेंगे।
अब अली वर्दी खां के मरने के आने के बाद क्या हुआ, 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हुई और कौन बना, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष जून 1756 में हुआ कासिम बाजार में, उसने जीत लिया। 16 जून को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया, अंग्रेजी अधिकारी भाग गए और फोर्ट विलियम जो बना रहे थे अंग्रेज, उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और इसी के बाद घटना हुई काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना क्या है, अभी मैंने बताया, इसको याद रखना है। सिंपल सी घटना है कि 20 जून 1756 को एक रूम को काल कोठरी की घटना के रूप में जाना जाता है, जिस रूम में 146 कैदियों को बंद किया गया। यह रूम की लंबाई 18 फीट तथा चौड़ाई लगभग 14 फीट थी। और जब 23 जून को कमरा खोला गया, 21 जून को कमरा खोला गया, तो कमरे से केवल 23 व्यक्ति जीवित निकले। तो ये डेट पूछा जाता है, किसने इसको प्रचारित किया ये पूछा जाता है, तो हॉलवेल का नाम याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फाइनली जब यह घटना हो गई तो इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को बाध्य किया गया। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि अलीनगर ट्रीटी कब हुआ था, तो ये 9 फरवरी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ। संधि में क्या हुआ, तो संधि में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, इसलिए उसने लगभग अंग्रेजों की सारी शर्तों को मान लिया। अब शर्तों को मानने के बाद एक युद्ध होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लासी का युद्ध। अब क्या किया क्लाइव ने, कुछ 6 महीने बाद यह आरोप लगाया सिराजुद्दौला पर कि यह संधि की शर्तों को नहीं मान रहा है, और इसी को आरोप बना करके उसने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर के संधि के भंग करने का आरोप लगाया। 23 जून 1757 ये प्लासी का डेट है, ये याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी, ये भागीरथी कहां है, बंगाल में है। ये ऐसा मत सोचिएगा कि उत्तराखंड वाला चर्चा हो रहा है, बंगाल में। यहां पर उसी नदी के तट पर एक मैदान है जिसका नाम है प्लासी का मैदान। कई बार क्वेश्चन आया है किस नदी के तट पर प्लासी की युद्ध की लड़ाई हुई थी, तो भागीरथी। और भागीरथी कौन है, तो गंगा की एक सहायक धारा है। लड़ाई में मीर जाफर जो नवाब का क्या था, सेनापति, राय दुर्लभ जो नवाब का दीवान था, मानिक चंद जो कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था, अमी चंद जो एक व्यापारी समूह का लीडर हुआ करता था, और जगत सेठ जो पूरे कलकत्ता के बैंकिंग समूह का हेड था। ये सारे लोग जो है मिलकर के अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और बेचारा ये जो सिराजुद्दौला था उसके तरफ से 2 ही लोग अच्छे से लड़े, एक का नाम था मीर मदान और दूसरे का नाम था मोहनलाल। तो मीर मदान और मोहनलाल ने थोड़ा वीरता के साथ लड़ाई लड़ा। यानी क्या प्लानिंग था सिराजुद्दौला का कि हम 3-4 तरफ से टुकड़ी बना लेते हैं, अंग्रेज आएंगे, हम लोग चारों तरफ से हमला करके अंग्रेजों को हरा देंगे। हुआ क्या कि बीच में मीर मदान और इसकी सेना थी, ये आगे बढ़ी और मीर जाफर और इनके सहयोगियों की सेना युद्ध में पीछे हट गई और इसने ये भाग ही नहीं लिया। अंग्रेज आए, ये छोटा सा सेना, इसको उन्होंने फटाफट मार दिया। सिराजुद्दौला को लगा कि अरे अब तो हम मारे जाएंगे, तो सिराजुद्दौला भाग करके महल में छुपने के लिए चला गया। महल में जब छुपने गया तो मीर जाफर का बेटा जिसका नाम था मीरन, वो उसका पीछा करते हुए महल में पहुंचता है और सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। इस तरह से यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी, तो मीरन ने की थी। मीरन कौन था भाई, तो मीरन जो था वो सिराजुद्दौला के मीर जाफर का बेटा था जिसने सिराजुद्दौला की हत्या की थी। ठीक है, तो सेनापति थे, इन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा सिराजुद्दौला की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो ये जो मीरन वाला पॉइंट है ये ध्यान रखेंगे। और कौन थोड़ा ईमानदारी से लड़ा, तो मीर मदान और मोहनलाल। और कौन कौन बेईमान रहा, किसने विरोधी ग्रुप का साथ दिया और किस पद पे रहते हुए साथ दिया, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। लाइक मीर जाफर सेनापति था, राय दुर्लभ जो था वो दीवान था। इस तरह के फैक्ट्स आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसीलिए आज भी जो कुछ बेईमान या कुछ जो धोखेबाज लोग होते हैं उनको उदाहरण के लिए मीर जाफर कहा जाता है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा जयचंद, तो जयचंद वर्ड जो सुनते हैं, मीर जाफर सुनते हैं, ये वो लोग हैं
जिन्होंने समय पर अपने ही लोगों को साथ न दे करके विरोधियों का साथ देना पसंद किया। जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ गोरी का साथ दिया था और मीर जाफर ने अपने नवाब सिराजुद्दौला की जगह अंग्रेजों का साथ दिया था। इसीलिए धोखेबाजों को ये उपाधियां आज भी दी जाती हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया। अंग्रेज चूंकि ये जानते थे कि अगर हम खुद नवाब बन जाएंगे तो उतना हमारे पास अभी टीम नहीं है कि अच्छा शासन कर सके, तो उसने एक कठपुतली नवाब के रूप में मीर जाफर को बना दिया। और मीर जाफर के बनने के बाद उसने 1760 में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो इस तरह से अगर देखें तो यहां पर 2-3 चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगा? सिराजुद्दौला के मृत्यु के बाद मीर जाफर आया, ये 3 साल तक रहा, 1757 से 1760 तक। और इस 3 साल में उसने जितना भी पैसा हो सकता था हर नवाब को उसने लुटाया। यानी उसने जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे सबको खुश करने के लिए उनके डिमांड पर, उनके जबरदस्ती पर सारे पैसे खजाने के दे दिए। अब जब वो कंगाल होने लगा तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था, तो उसके दामाद मीर कासिम ने कहा कि मैं संभालूंगा बंगाल। तो मीर कासिम को दिया गया मौका। तो मीर कासिम आता है 3 साल के लिए, 1760 से 1763। मीर कासिम होशियार था, उसको लगा कि अरे अगर हम इसी तरह से चलेंगे तो नवाब किस बात का। तो उसने अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने का प्रयास शुरू किया कि अंग्रेजों से थोड़ा दूर रहे ताकि हम पीछा छुड़ा सके। तो क्या किया उसने? तो उसने पीछा छुड़ाने के लिए क्या किया कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से उठा करके मुंगेर ले आया। मुंगेर कौन? बिहार का मुंगेर। और यह क्वेश्चन में आता है कि किसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया। दूसरा क्या किया मीर कासिम ने? तो उसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षण देना शुरू किया। एक गुरगिन खान नाम का व्यक्ति था, उसको रखा और उससे ट्रेनिंग दिलवाया कि मेरे सैनिकों को भी यूरोपीय सैनिक जैसा बना दो। तीसरा उसने क्या किया? कि बिहार के क्षेत्र पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, जिसके कारण पटना हत्याकांड हुआ था। चौथा उसने क्या किया कि जो विरोधी उनको पैसे नहीं दे रहे थे उन विरोधियों को उसने मार दिया। और इस तरह से मीर कासिम ने अंग्रेजों से एक तरह से चुनौती ले ली। अब यह घटना के बाद अंग्रेजों ने देखा कि मीर कासिम ज्यादा तेज बन रहा है, तो मीर कासिम को उसने गद्दी से हटा करके फिर से मीर जाफर को ही दोबारा नवाब बना दिया, जो 1763 से 1765 तक बंगाल के नवाब की गद्दी पर रहा। तो थोड़ा इस पीरियड को थोड़ा देखते हैं कि आखिर इस पीरियड में हुआ क्या था। मीर कासिम ने अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ट्रांसफर कर दी? मुंगेर ट्रांसफर कर दी। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग करने की स्थिति में उसने स्थानीय व्यापारी को भी टैक्स फ्री कर दिया। उसने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए गुरगिन खां, जो कि आर्मेनिया का रहने वाला था, एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर देश, वहां का एक देश का नागरिक था, उसको रखा ट्रेनिंग देने के लिए। और मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण की हत्या कर दी। इसलिए हत्या कर दी क्योंकि यह कह रहा है कि हम टैक्स का ब्यौरा नहीं देंगे, हम अंग्रेजों से पूछ के देंगे। तो इसने कहा कि हम नवाब है और तुम कह रहे हो अंग्रेजों से पूछ के देंगे, मारो इसको। और इस तरह से उसने बिहार के एक नायब सूबेदार की हत्या इसलिए करा दी क्योंकि वो आय व्यय का ब्यौरा देने में असफल हो रहा था। तो इस तरह से मीर कासिम ने ये कुछ प्रयास किए। किस लिए ये प्रयास किए? अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए। अंग्रेजों से पीछा भी छुड़ा लेता है। पीछा छुड़ाने के बाद क्या किया? तो मीर कासिम ने देखा कि सब कुछ चल रहा है, तो उस दौरान मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लिया। और जब पटना पर अधिकार कर लिया तो पटना को छुड़ाने के लिए, यानी पटना को फिर से अंग्रेजों के अधीन लाने के लिए एक अधिकारी आया जिसका नाम था एलिस। और एलिस आता है और पटना पर अधिकार कर लेता है जून में। और यह बात मीर कासिम को पसंद नहीं आई। मीर कासिम ने फिर से पटना पर अभियान किया और जो ये ब्रिटिश अधिकारी एलिस था, इसकी हत्या कर दी। और इस घटना को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसके समय में हुआ था, किसकी हत्या हुई थी? तो ब्रिटिश अधिकारी एलिस की हत्या करके उसने पटना पर अधिकार कर लिया। अब जैसे ही यह घटना हुई, अंग्रेज बहुत नाराज हो गए कि भाई तुम मेरे आदमी को मार दिए,
चलो तुम बिहार के नायब सूबेदार को मारे थे, राम नारायण को, हमको कोई दिक्कत नहीं था, तुम मेरे आदमी को मार दिए, इसलिए मैं तुम्हें नवाब पद से हटाता हूं और पुनः मैं मीर जाफर को ही नवाब बनाता हूं। और इस तरह से 1763 के अक्टूबर में मीर कासिम वहां से भाग गया। कहां से भाग गया? नवाब पद से भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि अंग्रेज अब उसको हटा करके मीर जाफर को नवाब बनाता है और मीर कासिम को पकड़ने की कोशिश करता है। तो कहां भागेगा वो? कहां भागेगा? भागेगा वो ये गंगा नदी और इधर मुंगेर के क्षेत्र में उसका केंद्र। अब यहां से बंगाल से उस पर अभियान हो रहा है कि पकड़ो इसको, क्योंकि इसने हमारे आदमियों को मारा है। तो ये यहां से इस तरफ भागता है तो पहुंचेगा कहां? इधर कौन सा राज्य? अवध। उस समय यूपी को क्या कहते थे? अवध। अब संयोग से इस अवध में अवध के नवाब भी बैठे हुए थे जिसका नाम था सुजाउदौला, और इधर से जो मुगल थे यह भी मुगल बादशाह यहां आया हुआ था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। नतीजा यह हुआ कि इन तीनों के बीच में संधि हो गई। इस तरफ से आ रहा है मीर कासिम और यहां पर अवध की तरफ से है सुजाउदौला, और इन तीनों ने यहां यूपी में बैठ करके, लखनऊ में बैठ करके एक समझौता किया कि क्यों ना हम लोग मिल करके इस अंग्रेजों को भगाए, बहुत तंग कर रहा है। बाकी भाई बहुत बढ़िया आइडिया है। तीनों की सेना, ये तीन सेना तैयार हो गई और तीनों की सेना बढ़ती है इनको हराने के लिए, अंग्रेजों को हराने। अंग्रेजों को यह बात पता थी कि ये लोग प्लान करके, सेना जुटा करके एक योजनाबद्ध तरीके से हमको हराने आ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने यहां पे इंतजार नहीं किया, अंग्रेजों ने भी अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी कि जाओ उधर ही हराओ। अब ये दोनों आ रहे हैं तो यही जो बक्सर के क्षेत्र में जो चौसा जगह है, यहां इधर से इसकी सेना पहुंची और इधर से इसकी सेना पहुंची और यहां पे हो गया बक्सर का युद्ध। और यह हुआ कब? 22 अक्टूबर 1764। तो इस तरह से एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग कहते हैं बक्सर का युद्ध। तो पलासी का युद्ध तो समझ में आ गया था कि पलासी के युद्ध में क्या हुआ था। अब बक्सर के युद्ध को थोड़ा समझ लेते हैं। तो मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउदौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया, यानी संधि कर ली। तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजी सेना से लड़ती है कब? 22 अक्टूबर 1764 को। और 22 अक्टूबर 1764 को होता है क्या? बक्सर का युद्ध। अब यहां पर बक्सर का युद्ध हो रहा है 22 अक्टूबर 1764 को, और यहां से कौन है? हेक्टर मुनरो, ये जो है इधर से सेना लेके जा रहा है और इधर से ये तीनों सेना इधर से आ रही है। और जीत किसकी हो गई? हेक्टर मुनरो की जीत हो गई। तो चूंकि पलासी में धोखे से जीत हुई थी इसलिए उस युद्ध को प्रथम युद्ध कहा जाता है, और बक्सर युद्ध को सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कहा जाता है। क्यों महत्वपूर्ण और निर्णायक? क्योंकि इस युद्ध के माध्यम से बंगाल पर पूरा अधिकार हो गया अंग्रेजों का, क्योंकि इस बार उसने एक नहीं 3 राजाओं को हराया। मुगल राजा को भी हरा दिया, उसने अवध के राजा को भी हरा दिया, और उसने बंगाल के हारे हुए नवाब या भागे हुए नवाब मीर कासिम को भी हरा दिया। और इसके कारण से इस युद्ध को भारत का सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है ब्रिटिश कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए ये सारे प्रश्न के रूप में आपको पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? तो युद्ध के बाद हुआ एक संधि जिसको कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। अब ध्यान क्या रखना है, जब यह संधि हुई तो 1765 में हुआ। 1765 में 2 संधि हुई, एक हुआ 12 अगस्त को और दूसरा हुआ 16 अगस्त को। 12 अगस्त को जो संधि हुई उसमें बंगाल का मतलब स्वाभाविक है कि इसमें बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था। और दूसरी जो संधि हुई वो अवध के साथ हुई। तो अवध और अंग्रेजों की संधि और बंगाल और बिहार की संधि।
और इसी बंगाल और बिहार की संधि में 2-3 शर्तें रखी गई। पहली शर्त क्या रखी गई कि यहां पर यह शर्त रखी गई कि बंगाल के क्षेत्र पर जो है वो दीवानी अधिकार मिलेगा। दीवानी अधिकार मिलेगा। किसको दीवानी अधिकार मिलेगा? ये अंग्रेजों को मिला। क्या मिला? तो टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को। इसको हम लोग कहते हैं इलाहाबाद की संधि। दूसरा क्या हुआ कि मुगलों को कहा गया कि चूंकि आपको लॉस होगा टैक्स का, तो 26 लाख प्रतिवर्ष हम पेंशन दे देंगे। प्रतिवर्ष पेंशन देंगे। किसको देंगे भाई? मुगलों को दे देंगे। और कहां से दे देंगे? तो नवाब से ले लेके दे देंगे। तीसरा इन्होंने क्या किया? तो अवध से इलाहाबाद और करा का क्षेत्र ले लिया। इलाहाबाद और करा का क्षेत्र ले लिया और इस तरह से लेके ये भी मुगलों को दे दिया। तो इस संधि में दोनों ही जो संधियां हुई, इसमें अवध को नुकसान हुआ, इसमें बंगाल को नुकसान हुआ। और फायदा किसको हुआ? तो केवल और केवल अंग्रेजों को हुआ। यहां पर अगर ध्यान देने वाला बात यह है कि आपसे पूछेगा कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो यदि बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो यह डेट पूछेगा। यदि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यह डेट पूछेगा, क्योंकि दोनों ही संधियां इलाहाबाद की संधि थी। दोनों अलग अलग राजाओं से अलग अलग डेट पे की गई थी, इसलिए कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है तो कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना है कि कहां पर किस डेट को चुनना है। तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार यानी लगान वसूलने का अधिकार क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। क्लाइव द्वारा इस अधिकार का उपयोग करते हुए 1765 में बंगाल में लागू कर दिया गया द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब दो रूपों में शासन। दो रूपों के शासन का मतलब क्या हुआ? दो रूपों में शासन का मतलब यह हुआ कि शासन दो भाग में बट गया। द्वैध, एक तरफ हो गया बंगाल में कंपनी और दूसरी तरफ हो गए नवाब। दोनों मिलकर के करने लगे शासन। तो कंपनी को मिला दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। किसके पास रहा? कंपनी। और नवाब को मिला फौजदारी अधिकार। फौजदारी अधिकार का मतलब हुआ कि प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के पास थी और पैसा वसूलने की जिम्मेदारी दीवान के पास थी। तो कभी ऐसा चलेगा सिस्टम कि पैसा हम रखते हैं, काम तुम कर दो? तो नहीं चलेगा। कुछ दिनों में स्थिति खराब होने लगी और खराब ऐसी हुई कि 1770 में भयंकर अकाल पड़ा। यानी 1765 से 72 तक चला द्वैध शासन और इस द्वैध शासन के बीच में ही 1770 में पड़ा भयंकर अकाल। और इस अकाल की स्थिति में कहा जाता है कि बंगाल की लगभग 1/3 जनसंख्या मर गई। यानी 100 में से लगभग 30-33 लोग मर गए। इतनी बड़ी भयंकर अकाल पड़ी। क्यों? क्योंकि पैसा सब अलग हो गया, सिस्टम अलग हो गया। तो बिना पैसे के सिस्टम चलेगा ही नहीं। अकाल पड़ गई, भूखमरी हो गई, अनाज है नहीं, कोई सरकारी सहायता नहीं है, लोगों के पास खाने के ऑप्शन नहीं है, तो भूख से इतने सारे लोगों की मौत हो गई। तो यह था द्वैध शासन का सिस्टम। तो इसके प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो नवाब को दिया गया। सैन्य कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया और द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप 1770 में बंगाल और बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया अकाल में, बिहार में यह अकाल का भयंकर प्रकोप दिखा। पूरा बिहार, बंगाल जो है वो चौपट हो गया। इतना खराब स्थिति कि उसी समय में भारत में गवर्नर बनकर के आता है वारेन हेस्टिंग 1772 में। वो आता है तो चारों तरफ घूमता है। तो कहा जाता है कि उस समय बंगाल में घूमने पे लगता था कि केवल मानव के कंकाल ही इधर उधर बिखरे पड़े हैं। जैसे जानवरों की हड्डी कभी कभी आप देखते हैं कि खेतों में फैले हुए हैं, वैसे मानव की हड्डियां फैली हुई थी। क्योंकि अंतिम संस्कार करने और दाह संस्कार करने के लिए लोगों के पास समय नहीं था, लोगों के पास उतने भी संसाधन और पूंजी नहीं थे कि ये करने जाए। तो खेतों में फैले हुए मानव कंकालों की स्थितियों ने पूरे बंगाल को तबाह कर दिया था। और इसको देखते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में आने के बाद निर्णय लिया कि नहीं, बंगाल में द्वैध शासन नहीं चलना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। और इसलिए उसने द्वैध शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इस समय बंगाल में मुबारक उद दौला नाम का नवाब हुआ करता था। नवाब तो था नाम मात्र का, और यह बन गया फिर अंतिम नवाब।
तो मुबारकबाद दीजिए कि यह अंतिम नवाब था। तो याद रख लेंगे अंतिम नवाब कौन था, तो मुबारक उद दौला। और उसके बाद से वारेन हेस्टिंग्स ने पूरा सत्ता, पूरा शासन जो है अपने हाथ में ले लिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और उस एक्ट के तहत कंपनी ने शासन करना अब खुद से शुरू कर दिया। नवाबों का काम पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें तो ये पूरा जो बंगाल का जो क्षेत्र था वो कैसे अंग्रेजों के हाथ में पहुंचा, ये पूरी कहानी थी। इस क्रम में क्या क्या हम लोगों ने देखा, हमने देखा कि कैसे बंगाल में से बिहार में आकर के उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे 1717 में उसने शाही फरमान लिया। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे सिराजुद्दौला ने काल कोठरी की घटना की, उसके बाद उसे हारना पड़ा, अलीनगर की संधि हुई, फिर उसे पलासी के युद्ध में हारना पड़ा, फिर उसके बाद मीर जाफर आया, फिर मीर जाफर को हटा के मीर कासिम आया, और फिर मीर कासिम और उसके सहयोगियों ने मिलकर के लड़ा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई और अंततः बक्सर के युद्ध के बाद उसने किया एक संधि, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765, और उस संधि के तहत क्या हुआ, पूरा बंगाल लूट लिया गया, द्वैध शासन चला, और द्वैध शासन को खत्म करते करते पूरा कंपनी का अधिकार यहां हो गया। अब कोई द्वैध नहीं, एक शासन, कंपनी ही राजस्व देखेगी, कंपनी ही प्रशासन देखेगा, और इस तरह से ये पूरा बंगाल जो है वो ब्रिटिश के हाथों में आ गया। और बंगाल वो पहला भारत का राज्य था जो ब्रिटिश कंपनी के हाथों में था, यानी ब्रिटिश कंपनी के अधिकार क्षेत्र में था। तो समझ में आ गया होगा इतना पूरा कहानी। क्योंकि अगर ये स्टोरी के टाइप से, थोड़ा फैक्चुअल टाइप से नहीं समझेंगे तो फैक्ट याद रखना थोड़ा टफ होता है, और कहानी समझ में आती है तो उस कहानी में फैक्ट 2-4 घुस जाएंगे और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले पॉइंट की। द्वैध शासन के दौरान के कुछ घटनाक्रम है जो याद रख सकते हैं। जब द्वैध शासन लागू हुआ था तो द्वैध शासन के दौरान क्या हुआ कि कंपनी को यह अधिकार मिला था कि वो राजस्व वसूली कर सकता है। तो कंपनी ने बड़ा ही दिमाग लगाया, 3 जगह, एक था बिहार, दूसरा था बंगाल, और तीसरा था अभी जिसको ओडिशा कहते हैं, ओडिशा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि हम खुद जाएंगे टैक्स कलेक्शन करने, तो हमारे पास उतना आदमी नहीं है, तो हम कैसे टैक्स कलेक्शन कर पाएंगे। तो उसने क्या किया, बड़ा ही दिमाग लगाया और बिहार के लिए सीताब राय को अधिकार दिया कि तुम टैक्स कलेक्शन करोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बंगाल के लिए उसने रजा खां को अधिकार दिया कि तुम मेरे लिए टैक्स कलेक्शन करोगे, और जो ओडिशा था उसके लिए राय दुर्लभ को यह अधिकार दिया गया कि तुम जाओ वहां से तुम टैक्स कलेक्शन करोगे और फिर लाके हमें दोगे। और इस तरह से बिना जोखिम के पूरा टैक्स कलेक्शन करवाना शुरू कर दिया था। किसने ये कर दिया था, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, तो इस तरह से ये एक घटना याद रख सकते हैं। और जब एक घटना और याद रख सकते हैं कि जब 1770 में भयंकर अकाल पड़ा, तो उस भयंकर अकाल से निपटने के लिए बिहार में बनाया गया था गोल घर। जो गोल घर आज बहुत चर्चा में रहता है, वो गोल घर इसी भयंकर अकाल की परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। 1784 में पटना में इसे बनाया गया था। बन के तैयार होने में 2 साल लगे थे। ब्रिटिश इंजीनियर थे जॉन गास्टिन, इन्होंने इसका नक्शा तैयार किया था और इसका सब कुछ किया था। और उस समय जांच अधिकारी थे जॉन सोर, उन्होंने ही यह सुझाव दिया था कि ऐसा बनना चाहिए, और फिर जॉन गास्टिन नामक ब्रिटिश इंजीनियर के नेतृत्व में यह बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब आते हैं कि ब्रिटिश का शासन आ गया, तो ब्रिटिश शासन करने लगे बिहार पे, तो क्या करेंगे, शासन करेंगे तो शोषण करेंगे, पैसा जबरदस्ती वसूल लेंगे, जबरदस्ती छीन लेंगे, इस तरह की स्थिति होगी। और जब जबरदस्ती वसूल लेंगे, जबरदस्ती छीन लेंगे की स्थिति उत्पन्न हुई, तो बिहार के जनजातियों ने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जबरदस्ती वसूलने नहीं देंगे, जबरदस्ती छीनने नहीं देंगे, और कई बार अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो जनजातीय क्यों लड़ते थे, कई बार क्वेश्चन आता है कि जनजातीय विद्रोह क्यों होते थे। तो बिहार का जो झारखंड इलाका था वो जनजातीय प्रदेश था,
जंगली क्षेत्र था, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र था, तो वहां पे कई ट्राइबल समूह रहते थे और उन ट्राइबल समूहों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश जाके हस्तक्षेप करते थे, चाहे उनका परंपरागत कृषि व्यवस्था हो, वन पर उनका अधिकार हो, या उनका अपना पंचायती सिस्टम हो, या उनका अपना सामाजिक धार्मिक सिस्टम हो। ब्रिटिश पहुंचे और उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं। तो इसी विरोध में उन्होंने समय समय पर आंदोलन किए और उसको हम लोग कहते हैं ट्राइबल मूवमेंट या ट्राइबल रिवोल्ट कहा जाता है, जनजातीय विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो जनजातीय विद्रोह हुए, ये कुछ टेबल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहां कहां पे जनजातीय विद्रोह हुए थे, किसने नेतृत्व किया था, इस तरह के चलिए। तो पहाड़िया विद्रोह, सबसे पहला जो जनजातीय विद्रोह बिहार के क्षेत्र में हुआ था, ये 1778 के आसपास में हुआ था। राजमहल की पहाड़ी है, वहां पे हुआ था। क्या हुआ था यहां पे, तो एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर कुछ जनजाति समूह रहते थे जो संथाल समूह के लोग थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं नहीं, आप पहाड़ पे नहीं रह सकते, पहाड़ सरकार का होता है, आप लोग नीचे आ जाइए, मैदानी इलाकों में रहिए और मैदानी इलाकों में खेती कीजिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर खेती करना टफ है, मैदानी इलाकों में खेती करना आसान है और आप खेती कीजिए। तो उन लोगों को जबरदस्ती उन्होंने क्या किया, मैदानी इलाकों में ले आए। अब जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तो जमींदार पहुंच गए और जमींदार कहते हैं कि ये सारी जमीनें तो हमारी हैं, आप खेती करेंगे तो इसमें से हमको टैक्स दीजिए। तो कितना टैक्स दीजिए, तो आधा से ज्यादा हम ही को दे दीजिए। तो ये देख करके जो स्थानीय लोग थे वो नाराज हो गए और उनको सपोर्ट किया वहां के एक स्थानीय जमींदार ने, जिसका नाम था राजा जगन्नाथ। तो राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो इस घटना को पहाड़िया रिवोल्ट कहा जाता है। बाद में इसका विस्तार जो है बिहार के क्षेत्र में भी हो गया। तिलका मांझी विद्रोह, तिलका मांझी जो भागलपुर से थे, उन्होंने क्या किया कि इन्हीं संस्थानों का नेतृत्व किया। वो बड़े ही चालाकी से नेतृत्व करते थे, दिन भर जो है नॉर्मल रहते थे, सबके साथ रहते थे एक आम आदमी की तरह, और रात में निकलते थे और अंग्रेजों को जाकर के लूट लेते थे, इधर उधर जहां भी उनको मिलता था खजाना वजाना लूट लेते थे और लूट करके आम नागरिकों में बांट देते थे। तो इस तरह से तिलका मांझी जो थे वो ब्रिटिश को परेशान कर रहे थे। उन्होंने लगा कि ब्रिटिश का सारा परेशानी का जड़ कौन है, यानी अंग्रेजों की तरफ से जो ये सारा समस्या उत्पन्न हो रहा है उसको कौन कर रहा है। तो भागलपुर के उस समय जिला अधिकारी थे अगस्टस क्लीवलैंड। तो उन्होंने क्या किया, 1784 में जाके अगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी कि सारे समस्याओं का जड़ तो यही है। अब जब डीएम को मार दीजिएगा उस पीरियड में तो स्वाभाविक है कि वो आक्रोशित हो जाएंगे। अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और 1785 में इनको फांसी दे दी गई। तो इनका योगदान उस विद्रोह में काफी ज्यादा रहा, इसीलिए उनके नाम से ही इस एरिया के यानी बिहार के भागलपुर बांका क्षेत्र के विद्रोह को तिलका मांझी रिवोल्ट के नाम से ही जाना जाता है। ये 1778 से 85 तक चला, भागलपुर क्षेत्र में चला और तिलका मांझी जी ने इसमें ऑगस्टस क्लीवलैंड अगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी, जो कि कौन हुआ करते थे, भागलपुर के जिलाधिकारी थे, जिला मजिस्ट्रेट थे, उनकी उन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है तमार विद्रोह। तमार विद्रोह एक स्थानीय विद्रोह था जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। ये ज्यादा बड़ा नहीं था, छुटपुट छुटपुट विद्रोह हुए थे। चौथा है चेर विद्रोह। चेर विद्रोह जो है यह 1800 से 1802 के बीच में हुआ था। यह पलामू के क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। और भूषण सिंह, कहीं कहीं पे भूखन सिंह भी लिखा रहेगा, तो उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। हो विद्रोह जो है यह एक जनजातीय विद्रोह था, 1820-21 में हुआ था। यह सिंहभूम क्षेत्र झारखंड का है, वहां पर हुआ था। इसके अलावा आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है वो किसी एक जनजाति समूह का नहीं था, कई जनजाति समूहों के मिलने से यह विद्रोह हुआ था। 1831-32 में यह विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर के क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था और बुद्धो भगत ने इस विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। यह सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बुद्धो भगत। बुद्धो भगत को कहीं कहीं ऑप्शन में बुद्धू भगत भी लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम वर्ड रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक जनजातीय विद्रोह में था संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ। और यह संथाल परगना क्षेत्र जो कि भागलपुर से लेकर के राजमहल के बीच में जो हिस्सा था उसमें हुआ था, जिसको दामन ए कोह कहा जाता है। और सिद्धू कान्हू चांद भैरव
चार भाई थे और इनको मुर्मू टाइटल था, तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव मुर्मू या मुर्मू ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है और इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। सरदारी विद्रोह जो है ये एक छिटपुट सरदारों का विद्रोह था, जो जनजातीय सरदार हुआ करते थे उनके द्वारा, लेकिन ये ज्यादा हिंसक विद्रोह नहीं था, इसके कारण यहां से प्रश्न नहीं आएंगे, ध्यान रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जनजातीय विद्रोह माना जाता है मुंडा विद्रोह को, क्योंकि यह सबसे सशक्त था, सबसे ज्यादा तीव्र था और सबसे ज्यादा व्यापक था। इसी के कारण मुंडा विद्रोह को उल गुलान का मतलब होता है महान, ग्रेट। तो 1895 से 1900 के बीच में हुआ। कभी कभी इसका ऑप्शन रहेगा 1899, क्योंकि सबसे ज्यादा गंभीर यहीं पे हुआ था। तो ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, जो बेसिकली अगर देखें तो झारखंड का एक जंगली क्षेत्र है, वहां पर यह विद्रोह हुआ था और बिरसा मुंडा जी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसमें अंग्रेजों को पराजित किया था। सबसे लास्ट जो जनजातीय रिवोल्ट हुआ था वो ताना भगत विद्रोह था। ये 1913-14 में हुआ और ये गुमला के क्षेत्र में हुआ था, झारखंड में, और इसका जो नेतृत्व है वो जतरा भगत ने किया था। यह एक प्रकार का अहिंसक जनजातीय विद्रोह था, इसमें हिंसा नहीं हुई थी, बिना हिंसा के ही विद्रोह किया गया था। तो इस तरह से अगर बात करें तो ये कुछ जनजातीय रिवोल्ट है जो बिहार के क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में हुए। तो यहां पर कई बार आ जाएगा कि 4-5 विद्रोह के नाम दे देंगे और बोलेंगे क्रम से सजाइए। कई बार आ जाएगा 4 विद्रोह और 4 डेट दे दिया जाएगा, मैच कीजिए कौन सा विद्रोह किस साल हुआ था। कभी 4 विद्रोह और 4 शासक दे दिए जाएंगे कि किसने किसको नेतृत्व किया था, ठीक है। कई बार 4 विद्रोह और क्षेत्र दे दिया जाएगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो जो भी आप लिखेंगे उसको थोड़ा सा इस तरह से टेबल पे समझना जरूरी है। और ये ऑलरेडी जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाया था तो वहां पर ये सारा चीज मेरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। सिद्धू और कान्हू के सिस्टर फूलो और झानो थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संथाल विद्रोह से क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा ज्यादा, तो उसको ध्यान रख सकते हैं कि ये जनजातियों में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सशक्त विद्रोह था। इस विद्रोह का जो मूल कारण था वो बाहरी लोगों को कहा जाता है दीकुओं का प्रभाव था, और इनका जो स्थानीय मांझी व्यवस्था और परहा पंचायत व्यवस्था था इसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और उनके बहन फूलो और झानो ने किया था। फूलो और झानो ने विद्रोह को लीड किया था। बाद में यह विद्रोह जो है असफल हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन फिर भी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। संथाल को एक अलग परगना बनाया गया। माझी व्यवस्था और परहा पंचायत सिस्टम को दोबारा लागू किया गया। तो ये बेसिकली ये हम लोग ऑलरेडी मॉडर्न में भी देखे थे, यहां भी थोड़ा सा देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मुंडा विद्रोह है। मुंडा विद्रोह में क्या था कि बिरसा मुंडा जी इसके नेतृत्व करता थे, और बिरसा मुंडा जो थे वो बेसिकली शुरू में समाज सुधार की ओर चले और बाद में उन्होंने राजनीतिक सुधार की ओर दिमाग लगाया। तो समाज सुधार के ऊपर दिमाग लगाने का मतलब क्या था कि समाज में जो परेशानियां थी उसको उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया? तो समाज में, जैसे उदाहरण के लिए यदि बात करें तो समाज सुधार के अंतर्गत जो समाज में प्रॉब्लम थे, जैसे लोग ज्यादा नशा करते थे, मदिरा पीते थे, मांस खाते थे, महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे, चोरी वगैरह करने लगे थे, तो इस चीजों को ठीक करने का प्रयास किया। और दूसरी तरफ धार्मिक क्षेत्र में जो बहुत सारी देवताओं की पूजा होती थी उसके बदले में उन्होंने कहा कि सिंह बोंगा यानी एक ईश्वर की पूजा कीजिए। और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अंग्रेजों को हटा करके मुंडा राज स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये उनके कह सकते हैं आंदोलन के तरीके थे, और इसी तरीके से उन्होंने ये आंदोलन किया। आंदोलन बहुत बड़ा रहा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो इसके कारण इसे उल गुलान विद्रोह, महान विद्रोह, बड़ा विद्रोह इस तरह से कहा जाता है। तो जनजातीय विद्रोह ये सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था, जिसके कारण इसे उल गुलान कहा जाता है। इस विद्रोह का कारण दीकुओं का शोषण और खुटकुटी व्यवस्था में परिवर्तन था। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी इसका मूल कारण था। विद्रोह के समय बिरसा मुंडा को उनके गुरु आनंद पांडे ने वैष्णव धर्म की दीक्षा दी, और उन्होंने अपने आप को सिंह बोंगा का अवतार बताते हुए
उन्होंने आचरण सुधार, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद जैसे उपदेश दे करके सोसाइटी को थोड़ा चेंज करने का प्रयास किया। लेकिन उस दौरान उनको लगा कि ब्रिटिश को नहीं भगाएंगे तो हम जो शासन है उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। नतीजा यह हुआ कि इस विद्रोह का सबसे तीव्र रूप 1899 में आया, जब उन्होंने कई जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण किए और अंग्रेजों को पराजित भी कर दिया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी सोते हुए गिरफ्तार हो गए, जो बीपीएससी का क्वेश्चन रहा है। उसके बाद वो जेल में थे और जेल में 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा बताया जाता है। और इस तरह से बिरसा मुंडा जी मात्र 25 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई उनकी। तो यानी 20 और 25 वर्ष के बीच की उम्र में उन्होंने ये पूरा आंदोलन का नेतृत्व किया। आज के डेट में 20 और 25 वर्ष की उम्र में लोगों को ज्ञान ही नहीं होता कि हमको क्या करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कि कौन सा तैयारी करना है, कौन सा तैयारी नहीं करना है, किस दिशा में मेरी रुचि है, मैं क्या कर सकता हूं, कुछ मालूम नहीं है। और उस उम्र में उन्होंने महान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह को जन्म दे दिया। तो उनकी योग्यता इसी बात से सिद्ध होती है। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकुटी व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया और छोटा नागपुर क्षेत्र में जो काश्तकारी अधिनियम था उसको फिर से बहाल कर दिया गया। तो इस तरह से ये जनजातीय रिवोल्ट जो है, इसमें स्पेशली ये टेबल ध्यान रखना है। और टेबल के साथ साथ जो 2 प्रमुख विद्रोह जनजातियों में थे, संथाल और मुंडा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज क्वेश्चन वहां से ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं 1857 के क्रांति से पहले बिहार में कुछ रिवोल्ट हुए, बिहार में कुछ विद्रोह हुए, उसकी चर्चा करते हैं। जैसे 1857 से पहले एक विद्रोह का चर्चा होता है, आंदोलन का चर्चा होता है, जिसका नाम है वहाबी आंदोलन। ठीक है, यह शुरू तो 1857 से पहले हुआ था, लेकिन खत्म उसके बाद हुआ था। तो वहाबी आंदोलन क्या था, इसको थोड़ा सा समझते हैं, मैप से ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ये क्या है ये समझिए। तो अरब क्षेत्र में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अब्दुल वहाब। तो इनके अब्दुल वहाब के नाम पर एक आंदोलन शुरू हुआ, वहाबी आंदोलन। और ये बेसिकली क्या था, एक प्रकार का इस्लाम धर्म में सुधार, इस्लाम धर्म में सुधार के लिए यह आंदोलन चलाया गया। अब ये जो आंदोलन चला तो धीरे धीरे ये आंदोलन का प्रभाव भारत में पड़ा। तो भारत में राय बरेली के एक रहने वाले थे सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी। और ये सैयद अहमद बरेलवी ने क्या किया, यहां पर राय बरेली से इसको नेतृत्व दिया और यहां से धीरे धीरे ये अभी जो फैलते फैलते पहुंचा पटना। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण केंद्र बन गया पटना। पटना में क्या हुआ, कुछ लोग थे जो सैयद अहमद के शिष्य थे, जिनका नाम था इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। ये कुछ लोग थे जो पटना से इस वहाबी आंदोलन को चला रहे थे। अब इस वहाबी आंदोलन को चलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत थी, एक कार्यकर्ता, ज्यादा से ज्यादा लोग कार्यकर्ता हो, और दूसरा पैसे। तो ये जो सीमा प्रांत क्षेत्र है, यहां पर एक जगह है सितना। तो सितना में बनाया गया एक कैंप, यानी एक जगह बनाया गया सितना में, और ये इस पूरे व्यवस्था का पहला कैंप था, पहला केंद्र था। और इस पहले केंद्र में क्या होता था, तो इसमें अध्यात्म, प्रचार प्रसार, योजना, ये सब यहां से बनता था कि कैसे इसको अच्छे से चलाए, कैसे क्या सीख देना है, नहीं देना है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण केंद्र बना वो बना पटना। और पटना में क्या होता था, तो पटना के केंद्र पे होता था
कि धन, युवा, कार्यकर्ता, संचालन, इसकी जिम्मेदारी कहां पे थी? पटना। कि यहां से धन और युवा और पैसे भेजिए यहां सितना, इनको हम ट्रेनिंग देंगे, सब समझाएंगे और फिर ये भारत में जाके लोगों को अलग अलग जगहों पे बताएंगे। तो इस क्रम में जो पटना का आंदोलन था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पटना से धन, युवा, कार्यकर्ता ये सब दिए जाते थे। तो यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वहाबी आंदोलन का भारत के अंदर मुख्यालय कहां था? तो पटना था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर यह आंदोलन जब बहुत अच्छे से चलने लगा तो इसी से प्रेरित होकर के बंगाल के क्षेत्र में फरायजी आंदोलन शुरू हुआ। हाजी शरीयतुल्लाह ने इसकी शुरुआत की थी। तो इस तरह से ये जो एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था ये चला। लेकिन जब चलते चलते ये एहसास हुआ कि जब तक ब्रिटिश रहेंगे तब तक हम लोग ये आंदोलन अच्छे से नहीं चला पाएंगे, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने उद्देश्य को बदल दिया और कहा कि हम ब्रिटिश को भगाओ आंदोलन चलाएंगे। नतीजा क्या हुआ? ब्रिटिश को भगाने के लिए जब आंदोलन चला तो उसमें ब्रिटिश जो है समझ गए कि अब ये हमारे अगेंस्ट में चल रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि अब इनके आंदोलन को कुचलना शुरू किया। तो पटना के क्षेत्र में आंदोलन को कुचलने के लिए इन्होंने यहां पर चलाया पटना अभियान, और पटना अभियान चला करके 1865 में इस आंदोलन को खत्म कर दिया। और यहां पर चलाया सितना के क्षेत्र में आंदोलन को कुचलने के लिए अंबाला अभियान, और यहां पर उन्होंने 1863 में आंदोलन को खत्म कर दिया। लगभग इन सारे लोगों को या तो पकड़ के जेल में डाल दिया या इनको भगा दिया। और इस तरह से ये जो आंदोलन एक चल रहा था वहाबी आंदोलन, वो मतलब एक तरह से पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। तो बेसिकली ये वहाबी मूवमेंट है क्या? तो वहाबी मूवमेंट एक प्रकार का सामाजिक सुधार आंदोलन था, धार्मिक सुधार आंदोलन था, जो बाद में राजनीतिक भी बन गया था। तो उसी को हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे। तो वहाबी आंदोलन की शुरुआत जो है अब्दुल अल वहाब ने किया था, जो कहां के रहने वाले थे? अरब के। भारत में इसको किसने फैलाया? सैयद अहमद बरेलवी ने फैलाया। प्रारंभ में इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक सुधार। बाद में क्या बन गया? राजनीतिक सुधार। भारत में इसके विद्रोह के दो केंद्र थे। पहला केंद्र कौन? सितना। सितना कहां? पश्चिमोत्तर सीमा पर। दूसरा केंद्र कौन? पटना। पटना कहां? बिहार में। पटना केंद्र से क्या होता था? तो धन और स्वयं सेवक को कहां भेजा जाता था? सितना भेजा जाता था। और सितना में क्या होता था? तो उन स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग दे करके फिर कार्यों में लगा दिया जाता था कि जाओ सुधार करो और जो भी तुम्हारा एजेंडा है उसको प्रचारित करो। तो इस तरह से ये पूरा मूवमेंट हुआ। नतीजा क्या निकला? तो सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। कौन कौन? इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। बंगाल में इसी से प्रेरित होकर के कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? फरायजी आंदोलन शुरू हो गया। किसने इसको लीड किया? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने लीड किया। वहाबी आंदोलन का दमन कैसे हुआ? तो 1863 में अंबाला अभियान और 1865 में पटना अभियान चलाया गया और आंदोलन को दबा दिया गया। वहाबी नेताओं को फांसी दी गई, कारावास दिया गया और अंततः यह विद्रोह जो है 1865 तक आते आते खत्म हो गया। तो वहाबी मूवमेंट से यही 4-5 पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, 1857 से पहले एक विद्रोह है जिसका नाम है नोनिया रिवोल्ट। तो नोनिया विद्रोह क्या है? तो बेसिकली नोनिया रिवोल्ट ये था कि बिहार के क्षेत्र से एक वस्तु उत्पादित होता है जिसका नाम है सोरा। सोरा क्या होता है? जमीन से निकलने वाला एक प्रकार का मिट्टी है जिससे बारूद बनाया जाता था और उस बारूद से बम वगैरह बनाने का काम किया जाता था। ठीक है, तो बारूद बनाया जाता था और बारूद से जो है ये सब कुछ मतलब एक तरह से निर्मित किया जाता था, बम और गोला। तो इस बारूद का यूज करके वो लोग ये बनाते थे। सोरा उत्पादन वर्ग नोनिया समूह कहलाता था। अब ये नोनिया समूह क्या करते थे? तो कोई ठेकेदार के अंदर बहुत सारे नोनिया समूह के लोग होते थे। माया कुमारी सर, क्लास शाम में आपके ये मुझे लगता है कि अब ये इसके बाद 2 ही क्लास बचे हुए हैं, तो अब 2 क्लास के लिए शाम में करके या रात को करके क्या फायदा होगा?
आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया हुआ है और बिहार स्पेशल का जो क्लास बचा हुआ है, कल मॉडर्न हिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा और एक क्लास और मैं लूंगा जिसमें पॉलिटी और थोड़ी इकोनॉमिक्स पे चर्चा करूंगा और आपका बिहार स्पेशल भी खत्म हो जाएगा जो सिलेबस है। तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर शाम में करो या सुबह में करो, जो वीडियो अपलोडेड है उसको जब चाहे आप देख सकते हैं। ठीक है। सोरा उत्पादन वर्ग नोनिया की बात करें तो नोनिया जो समूह थे वो बेसिकली सोरा उत्पादन करते थे। ठीक है। तो ये नोनिया उत्पादक वर्ग जो है वो क्या करते थे कि किसी ठेकेदार के नीचे काम करते थे और ठेकेदार क्या करता था कि वो पैसे ले लेता था ब्रिटिश से और इन गरीब लोगों को बहुत कम देता था, तो इनकी जो रोजी रोटी थी वो चल ही नहीं पाती थी। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया कि थोड़ा बहुत चोरी करना शुरू कर दिया, यानी खुदाई करते करते थोड़ा माल चुरा लेना और फिर बाद में उसको बेचना। तो जब उनको पता चला ठेकेदारों को कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि सोरा उत्पाद करने वाले लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, किसी को पकड़ के जेल में डाल दे रहे हैं। तो इन घटनाओं से बाकी लोग बहुत परेशान होने लगे, यानी नोनिया समूह के लोग, और अंततः उनको लगा कि एक तो फायदा नहीं हो रहा, ऊपर से मार भी खा रहे हैं, जेल में भी जा रहे हैं, चलो हम लोग विद्रोह कर देते हैं। और उन्होंने अपने ठेकेदार और अपने जो भी उनके बिचौलिए थे उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसी को कहा जाता है नोनिया रिवोल्ट। ये किसी खास तिथि में नहीं हुआ था, ये 1770 से लेकर 1800 के बीच में हुआ। मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया ये वो क्षेत्र थे जहां पर ये निकाला जाता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों को विद्रोह दबाना पड़ा और अंग्रेजों ने मारपीट करके विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लोटा विद्रोह। ये लोटा विद्रोह जो है 1856 में हुआ था। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने किया था। हुआ यह था कि मुजफ्फरपुर में एक जेल है जो अभी जाना जाता है खुद्दीराम बोस जेल के नाम से। तो इस जेल के कैदी ने क्या करते थे कि जैसे कुछ काम हो रहा है और अपने डिमांड रखना है, तो इन लोगों को पीतल का लोटा मिला हुआ था। तो ये लोग लोटा जो है ग्रिल पे मार मार के शोर मचाते थे और अपनी बात रखना चाहते थे। तो इस तरह से जब ये पूरा हल्ला मच जाता था, पूरा शोर मच जाता था, तो ब्रिटिश परेशान होते थे, जेलर परेशान होता था कि भाई सारा कैदी मिलकर शोर मचा दिया है। तो ब्रिटिश ने एक दिमाग लगाया कि सारे लोगों का पीतल का लोटा ले लो और उसके बदले में मिट्टी का लोटा दे दो, और ये लोग मिट्टी के लोटे से ही पानी पिएंगे। अब मिट्टी का लोटा अगर ग्रिल पे मारेंगे तो उनका लोटा टूट जाएगा और आवाज भी नहीं आएगी, फिर हम देंगे नहीं। तो इससे उन्होंने एक ट्रिक के रूप में यूज किया। कैदियों ने सोचा कि चलो ठीक है मैनेज करते, लेकिन फिर कैदियों को एहसास हुआ ये तो गलत कर दिया गया, हमारे साथ जो है बहुत ज्यादा अन्याय हो गया है। नतीजा ये निकला कि सारे कैदियों ने जेल के अंदर ही हड़ताल कर दिया और हड़ताल कर दिया कि नहीं हम खाएंगे ही नहीं, हम कुछ मानेंगे नहीं आपका बात जब तक मेरा पीतल का लोटा वापस नहीं होता है। यानी हारदार करके अंग्रेजों को पीतल का लोटा उन्हें वापस करना पड़ा। और चूंकि एक लोटे के उद्देश्य के कारण यह विद्रोह हुआ था, इसलिए इसको लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856। कहां हुआ था? मुजफ्फरपुर के जेल में। किस लिए हुआ था? कि कैदियों को पहले पीतल का लोटा मिला था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। इस लोटे के चक्कर में कैदियों ने विद्रोह किया और 1856 में यह विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और कैदियों को फिर से पीतल का लोटा देने के लिए क्या होना पड़ा? विवश होना पड़ा। और इस तरह से इस विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोगों ने काफी कुछ देखा। ठीक है। अब आते हैं इसके बाद जो है वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से लेकर के अब आगे का जो भी चैप्टर है वो राष्ट्रीय विद्रोह का चैप्टर है, राष्ट्रीय आंदोलन का चैप्टर है। तो इसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे और कल के क्लास में इसको देखने के साथ साथ इस चैप्टर से जुड़े हुए, बिहार से जुड़े हुए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, लगभग 25-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इसको भी कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अब चर्चा करते हैं। इसको हम अपलोड कर देंगे तो थोड़ा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि कल इसको हम पढ़ेंगे और कल मॉडर्न हिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा।